13 अप्रैल को जीतन राम मांझी नई दिल्ली जा कर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। ठीक 2 महीने बाद, यानी आज दूसरा महीना हो रहा है, 13 अप्रैल से 13 मई और आज 13 जून, तो ठीक दूसरा महीना जिस दिन पूरा हुआ उस दिन उन्होंने ये फैसला ले लिया। ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार या महागठबंधन के नेता इससे अनभिज्ञ थे या उनके लिए ये अचानक लिया गया निर्णय है, मगर ये तो ज़रूर है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि नीतीश ये मांझी जी छोड़ करके जाएंगे, इस हद तक जा सकते हैं। उनकी पार्टी पर ये दबाव था कि आप जदयू में विलय कर जाइए, तो ये सबसे बड़ी वजह बनी महागठबंधन से या नीतीश कुमार से अलग होने की, हम पार्टी की, क्योंकि वो अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते थे। ये तय है कि वो देर सवेर एनडीए के साथ जाएंगे ही, और एनडीए से बात भी उनकी हो गई है। कहा तो ये जा रहा है कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जाएगा और पार्टी को एक सीट, एमएलसी की एक सीट यहाँ दी जाएगी। मांझी आज बिहार में दलितों के बीच सबसे बड़े चेहरे हैं। दलित राजनेता तो कई हैं बिहार में, मगर चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय से मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में रहे, राजद सरकार में रहे, नीतीश सरकार में रहे, तो इसलिए उनकी एक इमेज बनी हुई है। दक्षिण के छोटे छोटे दलों को, जो राज्य आधारित दल हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के अभियान में लगी हुई है। और उसी अभियान में बिहार में भी हो रहा है। तो बिहार में मुकेश सहनी का आपने नाम लिया है। मुकेश सहनी भी आधा रास्ता तय कर चुके हैं एनडीए की ओर जाने का। अब आधा रास्ता वो किसी भी दिन तय कर लेंगे और घोषणा हो जाएगी। जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है 23 जून को, आज से ठीक 10 दिन बाद, तो उसके लिए ये एक बड़ा आघात है, एक बड़ा झटका है, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जीतन राम मांझी के बेटे, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कल्याण विभाग के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने जो राजनीतिक दांव खेला है, उससे बिहार के सियासी गलियारे में भूचाल आ गई है। संतोष मांझी के इस्तीफे का क्या है मतलब और इसके क्या मायने लगाए जा रहे हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी। आइए हम लोग बातचीत करते हैं कि संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार के सियासी गलियारे में किस तरह की हलचल बढ़ने वाली है और इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि मांझी के बेटे ने जो इस्तीफा दिया है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत सोची समझी योजना के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है, और ऐसा नहीं है कि ये अचानक या जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है। ये 2-3 महीने से ये क्रम चल रहा था, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, और इसका संकेत भी मांझी जी, यानी जीतन राम मांझी जी बराबर दे रहे थे। उनके जो बयान आ रहे थे, उनके जो अपने पार्टी की बैठकों में जो वो बोल रहे थे या पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे, तो वो ये संकेत दे रहे थे कि दूरी बढ़ रही है नीतीश कुमार से, और महागठबंधन से उनकी दूरी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हो रहा है। हालांकि उनका जो तरीका है कि वो बीच बीच में तारीफ भी कर देते हैं, फिर आलोचना भी करते हैं, तो मतलब मांझी जी लगातार कहते रहे कि हम इंटैक्ट हैं, हम महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन वो भी कर रहे कि मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और ये तो कहते ही रहे, ये भी कहते रहे कि राजनीति में मैं बंधा हुआ हूँ नीतीश कुमार के साथ, वचन दिया है मैंने। मगर फिर ये तुरंत कहते थे कि राजनीति में वचन का कोई मायने नहीं होता है, यानी रास्ते वो खुले रखे हुए थे, और आज वही उन्होंने लिया। और देखिए, ठीक 13 अप्रैल को, आज 13 जून है, 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी नई दिल्ली जा कर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। ठीक 2 महीने बाद, यानी आज दूसरा महीना हो रहा है, 13 अप्रैल से 13 मई और आज 13 जून, तो ठीक दूसरा महीना जिस दिन पूरा हुआ उस दिन उन्होंने ये फैसला ले लिया। और वो भी ऐसे समय में जब एक और समुद्री तूफान आया हुआ है, देश उससे जूझ रहा है, तो इन्होंने बिहार में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। तो ये तूफान क्या असर डालेगा, वो देखना होगा। और ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार या महागठबंधन के नेता इससे अनभिज्ञ थे या उनके लिए ये अचानक लिया गया निर्णय है, मगर ये तो ज़रूर है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि नीतीश ये मांझी जी छोड़ करके जाएंगे,
इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन उनको लग रहा था मांझी कि तो लगातार ये कहते रहे कि 5 सीट पर हम चाहते हैं कि हमें 5 सीट मिले और एक सम्मानजनक बातचीत हो। लेकिन महागठबंधन की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में ये कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी को बुलाया ही नहीं गया। हाँ, बुलाया नहीं गया, तो वो तो सारा कुछ आयोजन नीतीश कुमार का है। तो आज जो एक खुलासा किया संतोष सुमन ने कि उनकी पार्टी पर ये दबाव था कि आप जदयू में विलय कर जाइए, तो ये सबसे बड़ी वजह बनी महागठबंधन से या नीतीश कुमार से अलग होने की, हम पार्टी की, क्योंकि वो अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते थे और पार्टी के रूप में राजनीति करना चाहते थे इंडिपेंडेंट रूप से। उससे बार्गेनिंग क्षमता उनकी बनी रहेगी, और अगर वो जदयू में विलय कर जाती वो पार्टी, तो फिर नीतीश कुमार के अधीन उनको रहना पड़ता है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व उनका नहीं। अब तो आपको लगता है कि ये साफ हो गया कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, माने बीजेपी के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं है। हालांकि अभी वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं, ये बात कह नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि अकेले भी लड़ सकते हैं। जो उनके पुत्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये कह रहे हैं कि अकेले भी हम लड़ सकते हैं, मगर अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है और कोई अकेले की राजनीति की जगह आज बिहार में नहीं है। तो ये तय है कि वो देर सवेर एनडीए के साथ जाएंगे ही, और एनडीए से बात भी उनकी हो गई है। कहा तो ये जा रहा है कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जाएगा और पार्टी को एक सीट, एमएलसी की एक सीट यहाँ दी जाएगी। जो अभी चुनाव होने वाले हैं तो उसमें एक सीट इनके। तो ये अच्छी डील है माने जीतन राम मांझी के लिए कि वो राज्यपाल बन जाएं या शायद उनको राज्यसभा भेज दें, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए को मांझी के जाने से एनडीए को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मांझी आज बिहार में दलितों के बीच सबसे बड़े चेहरे हैं। दलित राजनेता तो कई हैं बिहार में, मगर चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय से मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में रहे, राजद सरकार में रहे, नीतीश सरकार में रहे, तो इसलिए उनकी एक इमेज बनी हुई है। दूसरे की वो बहुत मतलब भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, भड़काने वाली बात नहीं करते हैं, और जो बात कहते हैं वो साफ साफ कहते हैं। किसी के पीछे वो कुछ नहीं बोलते, जो बोलना होता है मुंह पर बोल देते हैं, सार्वजनिक रूप से बोल देते हैं। तो उनकी एक छवि बनी हुई है और उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा एनडीए को। जहां वो रहेंगे वो फ़ायदा मिलेगा। उनका एक वोट बैंक है, हालांकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, मगर दलितों के बीच उनका एक साख है, उनकी एक पकड़ है, तो वो फ़ायदा तो मिलेगा। चलिए, इस बातचीत के दौरान हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि लाइव बिहार पर हमने पहले ही ये खबर बताई थी कि एक तो मुकेश सहनी वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, जीतन राम मांझी भी उनका मन डोल रहा है और किसी समय वो फैसला ले सकते हैं। अब ये फैसला सामने है, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से ये कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसका राजनीति के क्षेत्र में क्या असर होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी इसका विश्लेषण कर रहे हैं। आप इसको समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और अब जीतन राम मांझी, तो ये धीरे धीरे एनडीए का जो गठबंधन है वो इस महागठबंधन से मजबूत होते जा रहा है? महागठबंधन से तो एनडीए में दलों की संख्या आज भी ज़्यादा है, जबकि कई साथी छोड़ करके चले गए वहाँ से, उनके घटक दल। मगर आज भी अभी देखिए, संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उसमें 17 या 18 दलों ने बाइकाट किया, कार्यक्रम में नहीं गए, मगर 21 दल उसमें शामिल हुए। उसी तरह से अभी ये अमित शाह लगे हुए हैं इसी अभियान में। वो दक्षिण भारत के दौरे पर अभी थे, तो वहाँ उन्होंने टीडीपी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, उनसे मुलाकात की, जगन मोहन रेड्डी से उनकी बातचीत होती रह रही है। तो ये सारे लोग एनडीए में आने वाले हैं। अकाली दल ने भी इच्छा जाहिर की है कि फिर से एनडीए में शामिल हो जाएं। तो इस तरह से वो संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। चर्चा तो ये भी आ रही है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए, और दक्षिण भारत में जहां कर्नाटक से भाजपा उखड़ गई अभी चुनाव में, वहां फिर से अपनी साख जमाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं चुनाव लड़ने वहां न चले जाएं दक्षिण के किसी सीट से, और सेंगोल से उसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण से सेंगोल जो प्रतीक है, धार्मिक प्रतीक है, वो उन्होंने ला करके और संसद भवन में स्थापित किया है। तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे की राजनीति यही है कि दक्षिण भारत के किसी सीट से वो लड़ेंगे, और ये संकेत दिया है खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने वहाँ किसी पब्लिक मीटिंग में कहा कि यहाँ से कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, क्यों नहीं होना चाहिए। तो उनका इशारा शायद इसी ओर था, जैसा कि जो जानकारी मिल रही है
कि प्रधानमंत्री वहाँ से लड़ सकते हैं। हालांकि बनारस से वो कंफर्टेबल हैं, बहुत आराम से जीतते रहते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जहाँ भी लड़ेंगे वहाँ से वो जीत जाएंगे, उनकी छवि ऐसी बनी हुई है। तो हालांकि थोड़ा सा मेहनत वहाँ करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वहाँ के लिए, उस क्षेत्र के लिए थोड़ा अपरिचित होंगे वो, और भाजपा की बहुत वहाँ पैठ भी नहीं है। तो मगर वहाँ एक हलचल तो पैदा हो जाएगी, एक जन समर्थन का एक माहौल वहाँ बनेगा, तो उसका फ़ायदा भाजपा उठाना चाह रही है। इसलिए वो दक्षिण के छोटे छोटे दलों को, जो राज्य आधारित दल हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के अभियान में लगी हुई है। और उसी अभियान में बिहार में भी है। उसी अभियान में बिहार में भी हो रहा है। तो बिहार में मुकेश सहनी का आपने नाम लिया है, मुकेश सहनी भी आधा रास्ता तय कर चुके हैं एनडीए की ओर जाने का। अब आधा रास्ता वो किसी भी दिन तय कर लेंगे और घोषणा हो जाएगी। अच्छा, चलिए, ये बीजेपी की एक साजिश थी, बीजेपी इसमें लगी हुई थी पहले से कि वो मांझी को तोड़ ले। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि महागठबंधन की बैठक से ठीक पहले मांझी ने जो झटका दिया है, ये महागठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका हुआ? महागठबंधन की बैठक पर, जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है 23 जून को, आज से ठीक 10 दिन बाद, तो उसके लिए ये एक बड़ा आघात है, एक बड़ा झटका है। क्योंकि एक और तो नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और खुद अपने बिहार में अपने सहयोगी दलों को साथ नहीं रख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज आज चला गया कि नीतीश कुमार इस अभियान में लगे हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं कमजोरी उनकी दिख रही है। तो ये एक झटका है। उपेंद्र कुशवाहा भी पहले छोड़ गए, मुकेश सहनी भी साथ छोड़ रहे हैं, और अब आज जीतन राम मांझी भी चले गए। तो एक एक करके उनके साथी धीरे धीरे अलग जा रहे हैं। हालांकि राजद सिर्फ खामोश है, अभी तक उसने कुछ कहा नहीं। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि हमारा तो जो गठबंधन है वो जदयू के साथ था, उसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं है। तो आरजेडी से भी उनके तालमेल हालांकि अच्छे हैं जीतन राम मांझी के, मगर वो नीतीश कुमार के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थे। तो ये एक बड़ा झटका है। और जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है उसमें भी ये मुद्दा छाया रहेगा, उसमें भी ये चर्चा हो सकती है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। तो चलिए, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को जोर का झटका धीरे से दिया है अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन जीतन राम मांझी की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना अभी बाकी है। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है बिहार की राजनीति इस समय। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार से जुड़े रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ देखिए राजनीति से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ सिर्फ लाइव बिहार पर। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।